हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल विज्ञान किंगडम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 12th की बायोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं पहला चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस पहले चैप्टर में मैंने और भी वीडियो बना दी हैं, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज अवेलेबल रखता हूँ। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि ये लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कायिक जनन का भाग 2। कायिक जनन के भाग 2 मतलब कि वायवीय तना क्या होता है या फिर अर्धवायवीय तना क्या होता है। वायवीय तने में कौन कौन से उदाहरण आते हैं जिनको हमें समझना है इस वीडियो के माध्यम से। और हम ये भी बताने वाले हैं आपको कि अर्धवायवीय तना कैसा होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। मैं इस वीडियो में या इस वीडियो के माध्यम से आपको विशेष स्पष्ट भाषा में समझाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरलतम भाषा होगी। मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले क्योंकि आपने सही प्लेटफॉर्म देखा है, यहाँ पर आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो रियल में। बच्चों, वायवीय तने को बोला जाता है एरियल स्टेम। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। कुछ मरुद्भिद पादप यानी डेजर्ट प्लांट जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उन्हीं को ही मरुद्भिद प्लांट कहते हैं। ठीक है, जैसे नागफनी उसमें एक बेस्ट उदाहरण है। मैं मासाल पणाब व्रंत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेलोक्लेड, ठीक है, पाए जाते हैं जो कि तने का रूपांतरण है। इसका प्रत्येक खंड एक नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होता है। नागफनी पादप की सभी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, या नागफनी पादप की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। अब यहाँ ये हमने समझा कि एक रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्लांट नागफनी की बात की जा रही है। यह प्लांट अपने आप में तने का रूपांतरण होता है। वास्तव में इसमें किसी भी प्रकार की कोई पत्ती देखने को नहीं मिलती। उसका कारण होता है कि इसकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। लेकिन यहाँ हमें तने से मतलब है, क्योंकि तना जो है एक पत्तीनुमा संरचना के जैसा ही दिखता है, जैसे कि एक बलून दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही एक संरचना होती है पत्तीनुमा, लेकिन वो पत्ती नहीं होती है। उसके ऊपर और भी इस प्रकार की छोटी छोटी शाखाओं के रूप में गोल गोल संरचना बनती चली जाती हैं। यानी कि यहाँ पत्तियाँ का विकास नहीं होता, तने से ही और छोटे छोटे तने और छोटे छोटे तने और छोटे छोटे तने दिखाई देते हैं, जो कि पूरा का पूरा तना हरा होता है। और इस चीज़ को आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बच्चों, ये जो चित्र है ये नागफनी का चित्र है, और पेंसिया इंग्लिश में बोला जाता है इसको। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे नीचे जो नागफनी का एक पणाब व्रंत जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पणाब व्रंत से कुछ और पणाब व्रंत नजर आ रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। यानी कि आपने देखा कि एक पणाब व्रंत से ही और भी वृद्धि करके और नए नए प्ररोह के रूप में यानी तने के रूप में पणाब व्रंत है। यहाँ ये समझना है आपको, प्रत्येक पणाब व्रंत नए पादप का निर्माण करने में भी सक्षम है। यानी कि यहाँ जो कायिक जनन है वो तने से ही है। तना का नाम है फाइलोक्लेड यानी कि पणाब व्रंत। अब पणाब व्रंत से क्या हो रहा है कि नए नए और पणाब व्रंत बन रहे हैं जो कि अपने आप में एक पादप का निर्माण करने में सक्षम है। बस यही हमें समझना है कि वायवीय तने में नागफनी के अंदर किस प्रकार से जनन देखने को मिलता है। अब समझते हैं वायवीय तने के दूसरे उदाहरण के बारे में, गन्ने के बारे में। चलिए पहले गन्ने की परिभाषा पढ़ते हैं और फिर चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, गन्ना भी एक वायवीय तना है और प्रत्येक खंड यानी पर्व, इंग्लिश में नोड कहते हैं, एक नए पादप का निर्माण करने में सक्षम है। गन्ने की पर्व संधि पर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करती हैं। आप सोच रहे होंगे अपस्थानिक जड़ें, पर्व संधियाँ, ये सब चीज़ क्या हैं। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम आइए चित्र के माध्यम से बारीकी से सभी चीज़ों को देख कर समझते हैं। यहाँ हम गन्ने का चित्र देख रहे हैं और गन्ने के चित्र में सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है पर्व। ये जो यहाँ से यहाँ तक की संरचना है ये पर्व कहलाती है, या इस हिस्से को, एक हिस्से को हम पर्व कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हिस्से यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ 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 और यहाँ। ये सभी इंग्लिश में नोड कहे जाते हैं। इन सभी नोड के पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये सभी नोड आपस में कनेक्ट होते हैं, उसी जगह को हम पर्व संधि कह सकते हैं। ये भी पर्व संधि है, यहाँ भी है और यहाँ, ये सभी जगह अपने आप में पर्व संधि हैं। इन्हीं पर्व संधियों से कुछ जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों को हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं।
ठीक है। तो ये जो जड़ें होती हैं यही एक नए प्लांट को बनाने में सक्षम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जड़ें जिस हिस्से से निकल रही हैं यानी तने वाले हिस्से से, वही तना एक नए पादप को बनाने में सक्षम है। कुल मिला के बात यह है कि कायिक जनन की प्रक्रिया यहाँ तने के माध्यम से एक नए प्लांट को बनाएगी। यानी कायिक जनन की प्रक्रिया यहाँ एक तने के अंदर देखने को मिलेगी, तने के एक हिस्से के अंदर देखने को मिलेगी, एक पर्व के अंदर देखने को मिलेगी, और इस पर्व से पर्व संधि वाली जगह से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी, वही क्या करती हैं, एक नए प्लांट को बनाने में सक्षम होती हैं। इन सब चीज़ों को हम और अधिक समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इस प्लांट से एक नए पादप का निर्माण करना चाहते हैं, तो हम इसके किसी एक हिस्से को काटना शुरू करेंगे। यहाँ से कट लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ से ऐसे कट लगाएंगे जिसमें बीच में पर्व संधि वाला हिस्सा जरूर आना चाहिए। ठीक है, अगर बीच में पर्व संधि वाला हिस्सा आता है, उस हिस्से को लेकर हम ज़मीन में रोपते हैं। तो हम कुछ समय बाद देखते हैं कि जहाँ पर्व संधि थी उस जगह अपस्थानिक जड़ें भी थीं। उन अपस्थानिक जड़ों ने वृद्धि करके नए पादप का निर्माण कर लिया, और इस प्रकार से एक नए गन्ने का निर्माण हो गया, एक नए पादप का निर्माण हो गया, और ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। यहाँ आपने समझा कायिक जनन वायवीय तने के अंदर। उदाहरण मैंने आपको दो समझाए, एक समझाया नागफनी का और एक समझाया तने का। आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें, आपको काफ़ी विशिष्ट जानकारियाँ मिलेंगी। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं तनों के माध्यम से होने वाले कायिक जनन के तीसरे प्रकार के बारे में। ये जो प्रकार है इसका नाम है अर्धवायवीय तना। इसको परिभाषा के साथ पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर इसके 4 प्रकारों की व्याख्या करेंगे, एक एक करके परिभाषा के साथ विद और चित्र के माध्यम से भी चीज़ों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह तना भूमि के समानांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है और प्रत्येक पर्व संधि से शाखाएं या जड़ें निकलती हैं। इसकी खास पहचान ये है कि ये तना मिट्टी में लेटते हुए गति करता है और उसके पर्व संधि वाली जगह से कुछ शाखाएं और कुछ जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों को कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, ये वृद्धि करके नए पादप को बनाती हैं। इसमें लिखा है कि जो वृद्धि करके नए पादप को बनाती हैं। पर्व संधि का कुछ भाग या तो मिट्टी में रहेगा या फिर जल में रहेगा। अब बात करते हैं इसके 4 प्रकारों के बारे में। होता है सबसे पहले आता है अंत्य भूस्तारी, फिर आता है ऊपरी भूस्तारी, फिर आता है भूस्तारी, फिर आता है भूस्तारिका। ये कुल 4 प्रकार होते हैं। शुरू से करते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे अर्धवायवीय तने के बारे में। अर्धवायवीय तना क्या होता है? यह हमेशा जमीन के क्षैतिज रूप में वृद्धि करेगा, यानी कि भूमि के समतल क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है, कभी भी ऊर्ध्व रूप से वृद्धि नहीं करता है। ऊर्ध्व रूप से इसकी दूसरी नवीन वायवीय शाखाएं वृद्धि करती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं कैसे हैं या वृद्धि कैसे करती हैं, इस चीज़ को समझेंगे हम अर्धवायवीय तने के पहले प्रकार से। आइए समझते हैं। सबसे पहला प्रकार है यहाँ पे अंत्य भूस्तारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सकर। तो ये कोमल भूमिगत शाखाएं होती हैं। सकर मतलब एक तना जो कि कोमल भूमिगत शाखाएं हैं, जो वायवीय प्ररोह के आधार से निकलकर कुछ दूर तक मिट्टी के भीतर वृद्धि करेंगी, क्षैतिज वृद्धि भी करेंगी तथा बाद में नवीन वायवीय शाखाओं को जन्म देती हैं। उदाहरण पुदीना। यह 3 पॉइंट हैं जो समझने लायक हैं। पहला पॉइंट है वायवीय प्ररोह क्या होता है, जो कि आधार से निकल रहा है। दूसरा पॉइंट मिट्टी के भीतर आकर कौन वृद्धि कर रहा है। तीसरा पॉइंट है कि नवीन वायवीय शाखाएं कब बन रही हैं और किससे बन रही हैं। इन सभी तीनों प्रश्नों को हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वायवीय प्ररोह क्या है। सर इस पॉइंट को बताता हूँ। ये जो लेटा हुआ तना दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं अंत्य भूस्तारिक सकर तना, जो कि वायवीय प्ररोह भी है अपने आप में, लेकिन पुराना वायवीय प्ररोह है, जो कि मिट्टी के अंदर कुछ दूरी तक वृद्धि करेगा। यहाँ पे ये पर्व संधि वाला हिस्सा होता है, यहाँ से कुछ नीचे जड़ें निकलती हैं, इनको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। बाद में तने का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर है, वो हमेशा वृद्धि ऊर्ध्व दिशा में करेगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में करेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन इस प्रकार से सीधी तरफ वृद्धि करता है, और ये शाखाएं पुरानी शाखाएं नहीं कहलाएंगी बल्कि नवीन वायवीय प्ररोह कहलाएंगी। जो नई शाखाएं बनी हैं वही नए पादप को बनाती हैं। ऐसा पुदीना के अंदर देखने को मिलता है। तो ये उदाहरण आप समझे अंत्य भूस्तारी क्या होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं अर्धवायवीय तने के दूसरे प्रकार के बारे में। इसका नाम है ऊपरी भूस्तारिक यानी कि रनर। ये पतली हरी क्षैतिज शाखाएं होती हैं जो भूमि के ऊपर वृद्धि करती हैं और शिखर के आधार से विकसित होती हैं। अब यहाँ जो समझने वाले पॉइंट हैं वो एक तो ये है कि ये शिखर के आधार से विकसित होती हैं पहला, और ये भूमि के
ऊपर वृद्धि करती हैं, दूसरा। और तीसरी बात यह है, ये पतली क्षैतिज शाखाएं होती हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो रनर नाम का तना है ये पतली हरी क्षैतिज शाखाएं हैं, यानी कि ये देखिए ये पतली हरी क्षैतिज शाखाएं होती हैं। ये देख रहा है, हरी पतली क्षैतिज शाखाएं, पतली हरी क्षैतिज शाखाएं हो गई है, ठीक है। अब भूमि के ऊपर वृद्धि करती हैं, यानी कि ये इनका क्या है, आधार पॉइंट है और ये इनका शिखर पॉइंट है। यानी कि इस भूमि वाले के आधार पॉइंट से ये वृद्धि करते हुए ऊपर की तरफ वृद्धि करते हुए शिखर शाखा कहलाएगी। जब ये ऊपर की तरफ वृद्धि करेगी तो शिखर शाखा कहलाएगी, फिर धीरे धीरे से फिर नीचे आएगी तो इसको कहेंगे आधार और इसको भी कहेंगे आधार। फिर वापस से वृद्धि करेगी फिर ऊपर की तरफ तो ये शिखर शाखा बन जाएगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि नया तना एक नए प्लांट को कैसे बना रहा है, सॉरी आप सोच रहे होंगे कि तना एक नए प्लांट को कैसे बना रहा है। तो ये जो आधार वाला हिस्सा है यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं अपने आप में। ये एक प्रकार से इसका पर्वसंधि वाला हिस्सा होता है जहाँ से ये अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और ऊपर की तरफ इनसे ही वायवीय नवीन वायवीय शाखाएँ विकसित होती हैं। बच्चों अब हम समझते हैं अर्धवायवीय तने का तीसरा प्रकार, इसका नाम है भूस्तारिक, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉबेरी। इसके अंदर जो शाखाएं होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं और संघनित होती हैं। यहाँ पर भी ऊपरी भूस्तारिक की तरह ये तना भी क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, यानी कि यहाँ पर भी अंतस्थ कलिका अगले प्लांट को जन्म देती है, लेकिन उसकी ग्रोथ प्रॉपर रूप से आगे की तरफ बढ़ जाए तब। लेकिन एक खास बात, अंतस्थ कलिका आगे की तरफ वृद्धि करते हुए बढ़ती चलती है और इस तने की लंबाई बढ़ाती है, जिसको हम भूस्तारिक बोल रहे हैं। इससे हमें ये चीज़ स्पष्ट होती है कि ये तो सीधी सीधी गति करती है बिल्कुल भूमि के समतल रूप से, ठीक है, बिल्कुल भूमि के समानांतर गति कर रही है। अब इसके बाद यहाँ इस तने में कुछ दूरी के बाद अपास्तनिक जड़ें वृद्धि करती हैं भूमि में नीचे की तरफ, लेकिन इनके ऊपर वायवीय शाखा जो होती हैं वो धीरे धीरे वृद्धि करती हैं, लेकिन वो छोटी होती हैं, अधिक वृद्धि नहीं करती हैं और उन पर जो पत्तियां आती हैं वो काफ़ी संघनित होती हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक बार रीड करते हैं और चित्र के माध्यम से ऑब्जर्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। भूस्तारिक यानी स्टोलन, इनकी शाखाएं छोटी होती हैं एवं संघनित होती हैं और प्रत्येक दिशा में वृद्धि कर सकती है। डायरेक्शन कोई भी इस दिशा में वृद्धि करेंगी, इसमें किसी भी दिशा में वृद्धि करेंगी और भूस्तारिक के टूटने पर एक नए वायवीय शाखा का निर्माण होता है जो कि स्वतंत्र पादप बना सकती है। स्ट्रॉबेरी इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस चीज़ को हम चित्र के माध्यम से भी देखते हैं। यहाँ एक पुराना स्ट्रॉबेरी प्लांट लगा हुआ है, यहाँ कुछ अपस्थानिक जड़ें हैं जो कि आगे भी नए प्लांट को बनाने के बाद उसमें भी उग के आती हैं, लेकिन ये जो तना आप देख रहे हैं जो भूमि के समानांतर वृद्धि करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसके शीर्ष भाग पर यह अंतस्थ कलिका होती है। ये अंतस्थ कलिका ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि करती रहती है भूमि के समानांतर, लेकिन इसके पृष्ठ भागों पर जहाँ एक प्रकार से पर्वसंधि वाला जो हिस्सा होता है वहीं से ये जड़ें निकलती हैं जिनको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। ये अपस्थानिक जड़ें जो निकल रही हैं यहीं से, जैसे ये तो पुराना पादप है, अगली बार यहीं से एक नया पुत्री पादप बनेगा। इनकी शाखाएं छोटी होती हैं और आप देख रहे हैं काफ़ी संघनित भी हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियां इस पर संघनित रूप को बनाती हैं। पत्तियों का संघनित होना और शाखाओं का छोटा होना ये खास पहचान है भूस्तारिक की। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि भूस्तारिक तना किस प्रकार से वृद्धि करता है और कैसा होता है। थैंक यू। क्या होता है ऑफसेट? आइए, भूस्तारिक यानी ऑफसेट, यह भूस्तारिक तना जलोद्भिद होता है। सबसे पहली बात, ये एक्वाटिक प्लांट है। यह इनकी पर्वसंधियों से एक गुच्छा निकलता है तथा जो नीचे जड़ों का समूह पाया जाता है। पर्वसंधियों से क्या निकल रहा है? गुच्छा निकल रहा है। गुच्छा नीचे की तरफ जड़ों का गुच्छा बनाएगा और ऊपर की तरफ एक प्रकार से पर्णवृंत और फिर उसके ऊपर पर्णवृंत, फिर उसके ऊपर पर्णवृंत, इस प्रकार से संरचना बनाएगा और पूरा का पूरा प्लांट ग्रीन रहता है, हरा रहता है। ज़्यादातर हरा ही रहता है, कभी सूखता कम है क्योंकि जल के कांटेक्ट में रहता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। गुच्छा निकलता है तथा जो जड़ों तथा नीचे जड़ों का समूह पाया जाता है जो टूटकर एक नया पादप बनाता है। मैंने बताया था ना, यदि ये शाखा जो है टूटकर अलग हो जाए, जिसको हम भूस्तारिक शाखा बोल रहे हैं, तने की शाखा बोल रहे हैं, वो टूटकर यदि अलग हो जाती है तो एक नया प्लांट बन जाता है जो कि जलकुंभी ही होता है। चलिए इस चीज़ को हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये जो चित्र है भूस्तारिक तने का है, यानी कि जलकुंभी का चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो तना जा रहा है जल के तल पर वृद्धि करता हुआ, इसमें से यहाँ गुच्छाकार क्या निकल रही हैं? अपास्तनिक जड़ें, और इधर भी गुच्छाकार अपास्तनिक जड़ें निकल रही हैं। और आप देख रहे हैं कि इन गुच्छाकार जड़ों के ऊपर गुच्छाकार पत्तियों जैसा समूह दिखाई दे रहा है जो कि अपने आप में पर्णवृंत है, और पर्णवृंत के ऊपर पर्णवृंत, फिर पर्णवृंत, और इस प्रकार से
पूरे का पूरा गुच्छा बन जाता है पर्णवृंतों का। ये खास पहचान होती है जलकुंभी की। जलकुंभी का ये जो बीच वाली शाखा है जिसको हम ऑपोजिट तना बोलते हैं, यदि ये टूट जाए तो एक नया प्लांट बन जाता है और इस प्रकार होता है कायिक जनन संपन्न। ठीक है, करेंगे पत्तियों के माध्यम से होने वाले कायिक जनन के बारे में। ये भी प्राकृतिक जनन के अंतर्गत ही आता है। तो पत्तियों के माध्यम से कायिक जनन कैसे होता है जरा ये समझते हैं। आइए, कुछ पादपों की पत्तियों पर अनेक अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो टूटकर अलग होने पर नए पादप को बनाती हैं। ऐसा होता किसमें है? बिगोनिया में और ब्रायोफिलम में। समझने वाला पॉइंट यहाँ पर यह है, अपस्थानिक कलिका पाई जाती हैं जो कि टूटकर नए प्लांट को बना देती हैं। अब हम इस चीज़ को समझेंगे, बिगोनिया और ब्रायोफिलम, इन पत्तियों से ही कायिक जनन संपन्न होगा और ये पत्तियाँ इस बड़ी पत्ती से टूटकर अलग हो जाएं, इस प्लांट से टूटकर अलग हो जाएं तो एक नए पादप को बनाने के काबिल होती हैं, योग्य होती हैं और इस प्रकार ही पत्तियों के माध्यम से कायिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन के सबसे अंतिम प्रकार के बारे में। इसका नाम है पत्र कलिकाओं के माध्यम से संपन्न होने वाला कायिक जनन। इंग्लिश में पत्र कलिकाओं को बुलबिल्स कहते हैं। ये जो बुलबिल्स होती हैं इनमें भी कायिक जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। वास्तव में ये जो बुलबिल होती हैं ये पुष्प कलिका का रूपांतरण होती हैं और पुष्प कलिका अपने आप में एक मांसल संरचना होती है जो कि बहुत सारी मल्टी सेलुलर यानी बहुकोश की संरचना होती है। ये जो पुष्प कलिका है ये अपने आप में बहुकोश की संरचना होती है यानी मल्टी सेलुलर होती है। काफ़ी सारी कोशिकाएं इसमें मिलजुल कर एक साथ बनी रहती हैं जिसी की वजह से इसको मांसल संरचना बोला जाता है और इस पर ही छोटी छोटी और कलिकाएं निकल के आती हैं। इनको ही पत्र कलिकाएं कहती हैं। इनमें से जो कलिका अंकुरित होकर बड़ी हो जाती है वो भी पत्र कलिका ही रहती है, लेकिन वो एक नए पादप को बनाने में सक्षम होती है। अब इन चीज़ों को थ्योरी में पढ़ते हैं और चित्र के माध्यम से भी देखते हैं। आइए समझते हैं। ये बहुकोश की मांसल कलिकाएं हैं जो रूपांतरित पुष्प कलिका होती है जिनके द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, अगेब में पत्र कलिकाएं, ये जो अगेब नाम का प्लांट है इसमें ही पत्र कलिका पुष्प कलिकाओं का रूपांतरण है। यहाँ आप इस प्लांट को देख सकते हैं, इस प्लांट का नाम है अगेब और यहाँ ये जो कई सारी कोशिकाएं आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं, यहाँ से यहाँ तक की संरचना पुष्पीय कलिका कहला रही है। क्या कहला रही है? पुष्पीय कलिका कहला रही है। ये पुष्पीय कलिका और इस पुष्पीय कलिका के ऊपर छोटी छोटी पत्र कलिकाएं भी लगी हुई हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अगेब में पत्र कलिकाएं पुष्पीय कलिकाओं के रूपांतरण से बनती हैं। ये मात्र पादप के पुष्पीय अक्ष पर लगे लगे अंकुरित हो जाती हैं। ये जो मात्र पादप है यानी कि ये इसके अक्ष पर इस प्रकार से लगे लगे ही क्या हो जाती हैं? पत्र कलिका अंकुरित होकर नए पादप को बना देती हैं। तो यहाँ हमने बुलबिल्स में समझा कि अगेब नाम के प्लांट के अंदर पुष्प कलिका का रूपांतरण होता है एक मांसल संरचना जो कि बहुकोश की होती है अपने आप में। ये संरचना अंकुरित होकर छोटी छोटी पत्र कलिकाएं बनाती है और ये पत्र कलिकाएं फिर से वृद्धि करके एक नए पादप को बनाने के योग्य होती हैं। ये प्रक्रिया होती है पत्र कलिकाओं के माध्यम से होने वाले कायिक जनन को। तो यहाँ पर बच्चों हमने फाइनली ख़त्म कर दिया है कि प्राकृतिक कायिक जनन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है।